शनिवार डबल हेडर और उसमें पहला मुकाबला न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान बेंगलुरु में। एक तगड़ा मुकाबला, यानी अगर पाकिस्तान जीतता है तो सेमीफाइनल की उम्मीदें जिंदा रहेंगी, अगर न्यूजीलैंड जीतता है तो फिर पाकिस्तान के लिए तकलीफें बढ़ जाएंगी। करेंगे इसी पर बात। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में, और हमारे साथ जुड़ रही हैं पाकिस्तान से उरूज मुमताज। उरूज, खैर मकदम है आपका। और निगाहें तो बिल्कुल इस मैच पे होंगी, पाकिस्तान न्यूजीलैंड। एक उम्मीद, आउटसाइड चांस, अगर पाकिस्तान जीत जाता है और फिर अगले जो मुकाबले हैं उनके जो नतीजे हैं पाकिस्तान के फेवर में जाए, जैसे ऑस्ट्रेलिया की लगातार हार हो, तो फिर एक उम्मीद, लेकिन सबसे पहले जीत जरूरी पाकिस्तान की। उरूज, बिल्कुल पाकिस्तान का डू और डाई मुकाबला है ये भी और अगला वाला भी, और आई थिंक पाकिस्तान इसी चीज़ पे फोकस कर सकता है कि वो अपने मुकाबले जीत जाए और फिर ऑब्वियसली दुआ करे कि बाकी रिजल्ट्स किसी तरह इस तरह से शेप अप हो कि हम सेमीफाइनल में चले जाएं। बट आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली बाद में क्या होगा और जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं, उस पर फोकस करने से बेहतर है कि जिस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान लगा, जैसे कि तगड़ी टीम है, एक टॉप कंटेंडर टीम है, उस तरह की परफॉर्मेंस कल बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि कल के 2 पॉइंट पाकिस्तान की तरफ होंगे तो आई थिंक बहुत सारी टीमों के लिए और इंटरेस्टिंग हो जाएगा मामला। और पाकिस्तान को इसके लिए एक बार फिर उम्मीद करनी होगी कि उनकी जो बल्लेबाजी हमने देखी उरूज इस टूर्नामेंट में, जिस अंदाज में, जिस रन रेट के साथ खेला, हालांकि दिमाग में नेट रन रेट चल रही थी, लेकिन उसके बाद भी जो स्कोरिंग रेट्स था वो बड़ा तगड़ा था पाकिस्तान का। और थैंक्स टू फखर जमान जो वो पारी थी, अब्दुल्ला शफीक। तो क्या एक बार फिर वही टॉप ऑर्डर पर उम्मीदें रहेंगी? अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान। जी, क्योंकि देखिए फ़खर ज़मान बहुत दफ़ा हम सभी बात करते हैं, हम सिर्फ नहीं सभी बात करते हैं। इनफैक्ट रवि शास्त्री ने तो ये तक भी कहा उस दिन मैच में कमेंट्री के दौरान कि फ़खर ज़मान ऐसे मैच विनर हैं कि वो उनको कभी ना ड्रॉप कर दे। और ये ही प्रॉब्ली रीज़न है कि फ़खर ज़मान चूँकि एक सिंगल हैंडेड मैच विनर की सूरत में उभर सकते हैं कि उनको इतना लंबा रन दिया गया इन स्पाइट ऑफ मल्टीपल फेलियर्स ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड टाइम, के उनके साथ फिर भी टीम ने कंसिस्टेंटली मौका देते रहे। वो आई थिंक एक ऐसी डिबेट हो गई थी उस वक्त कि बिल्कुल भी रन चूंकि नहीं हो रहे थे तो कहीं ना कहीं बैटिंग ऑर्डर चेंज करना था। बट जो पिछले मैच में फ़खर ने जिस तरह से इतना अच्छा खेला, ना सिर्फ स्क्वायर ऑफ द विकेट जिससे वो स्ट्रॉन्ग हैं ही खासतौर पे लेग के ऊपर, बट उन्हें डाउन द विकेट आके भी जो सीधा खेला, तो दैट वाज अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस कि उनको लग रहा था कि मेरी फॉर्म वापस आ गई है, मैं रिदम में आ गया हूँ। तो ऊपर से जो एक ओपनिंग पार्टनरशिप का इशू था वो भी पिछले मैच में सॉल्व हुआ। अब्दुल्ला शफीक मेरे हिसाब से एक उभरते हुए स्टार की सूरत में पाकिस्तान में नजर आए कि जहाँ इतने सारे स्ट्रगल्स थे उसके बावजूद उन्होंने कंसिस्टेंटली रन किए हैं। तो वो एक ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी होगी। क्या पावर प्ले का फायदा उठा सकती है ये ओपनिंग पार्टनरशिप? और फिर आपके पास बाबर, रिजवान, सऊद और इफ्तिखार, इवन अब शादाब का अभी तक कंफर्म नहीं है, बट वो चारों ने भी बीच में रन किए हैं। तो आई थिंक एक अगर अग्रेसिव स्टार्ट करे पाकिस्तान, इंटेंट के साथ बड़े रन करने पड़ेंगे क्योंकि न्यूजीलैंड की बैटिंग भी बहुत तगड़ी है। और चलिए एक सवाल आपसे हम पूछते हैं। आपने अब्दुल्ला शफीक का नाम लिया। अब्दुल्ला शफीक एक बड़े तगड़े रिकॉर्ड के बराबरी करने पर खड़े हैं उरूज। वो ये है कि एक वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा 50 प्लस का स्कोर बनाने का रिकॉर्ड वो अपने नाम कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि फिलहाल पाकिस्तान का कौन सा ऐसा खिलाड़ी है? ये पाकिस्तान के रिकॉर्ड की बात हो रही है उरूज। तो पाकिस्तान का फिलहाल ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो सबसे ज्यादा 50 प्लस एक वर्ल्ड कप एडिशन में बना चुका है? वनडे वर्ल्ड कप की बात हो रही जी, है। वनडे वर्ल्ड कप की बात हो रही है। कौन सा ऐसा खिलाड़ी है? मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट अगर एक गेस लेते हैं तो यूनुस खान। चलिए, आपने करीब पहुंची, लेकिन सही जवाब नहीं था। सही जवाब जावेद मियांदाद है उरूज। जावेद मियांदाद 5 बार 50 प्लस का स्कोर एक वर्ल्ड कप एडिशन में 92 में उन्होंने किया था। और अब्दुल्ला शफीक 4 लगा चुके हैं इस एडिशन में अब तक। यानी इस खिलाड़ी ने उरूज तमाम लोगों को हैरान किया है। एक ऐसा खिलाड़ी जो शुरू में ये कहा जा रहा था, भाई आप टेस्ट प्लेयर हैं, आपके स्ट्राइक रेट अच्छी नहीं है, आप वनडे के लिए सुटेबल नहीं है, लेकिन सबको हैरान कर दिया इस खिलाड़ी ने। क्योंकि इनकी जब आप टेक्निक की बात करते हैं ना, क्योंकि देखें क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसमें टेक्निक जो है वो फंडामेंटल एस्पेक्ट है किसी भी फॉर्मेट खेलने के लिए। इवन आप T20 को भी आप देख लें कि वो भी सिवाय टेक्निक कहीं ना कहीं उसमें भी ऑब्वियसली काम आती है, तभी आप वो बड़े शॉट्स कंसिस्टेंटली लगा पाते हैं। अब्दुल्ला शफी की लोग भूल जाते हैं कि उसके PSL की T20 फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स की तरफ से भी एक 100 है उसका। टेस्ट क्रिकेट में हमने देखा है कि इतनी मुश्किल बारियां वो खेल चुके हैं, खासतौर पे इन श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान को मैच बचा के भी दिया है। पाकिस्तान में भी उन्होंने बहुत रन किए और वनडे फॉर्मेट में भी।
और आई थिंक ये सब वही जाते हैं क्योंकि उनकी टेक्निक बहुत फ्लॉलेस है। ऑब्वियसली अभी भी काम करने की ज़रूरत है टू बिकम वन ऑफ द बेटर्स ऑफ द गेम, मगर उनका सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि उनका जितना पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है वो नज़र आता है, क्योंकि पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और आपने नोटिस किया होगा जब वो बैटिंग करते हैं तो कहीं पर भी घबराए हुए नजर नहीं आते। और आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है इस मॉडर्न डे क्रिकेट में सर्वाइव करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और अब्दुल्ला के बाद अगर थोड़ा सा हम नीचे की तरफ आए, जो विकेट्स गिरती है और सबकी निगाहें होती है, सिर्फ हमारी और आपकी नहीं, शायद क्रिकेट वर्ल्ड में सब लोग देखते हैं, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इन दोनों बल्लेबाजों को देखना पसंद भी करते हैं। रिजवान ने अभी तक अच्छी पारियां खेली हैं, 3 50s भी लगाए हैं इस वर्ल्ड कप में, लेकिन क्या अभी भी बाबर आजम, उरूज, क्या अभी भी वो थोड़े से कॉन्फिडेंस की कमी है? क्योंकि जिस तरीके से रन्स आ रहे हैं, शायद बाबर आजम चाहते होंगे कि और बेहतर रन्स आए, वो जो 50s हैं वो 100 में भी कन्वर्ट हो, स्ट्राइक रेट भी बढ़े। बिल्कुल, देखिए बाबर आजम का वर्ल्ड कप बाबर आजम के बैटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं गया है, और ये उनके ऊपर भी कहते हैं ना, उनको पुल डाउन कर रही होगी ये चीज़, क्योंकि ना सिर्फ टीम की परफॉर्मेंस, कप्तानी का प्रेशर, इंडिया में खेलना, प्लस जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बोर्ड के अंदर सूरत हाल हो रही है, उन सारी चीज़ों का प्रेशर है। और बट यही एक बड़े कप्तान की क्वालिटी होती है, और ये आसान नहीं होता कि आप इन सारी चीज़ों को फिर भी कहीं ना कहीं रिमूव करने की कोशिश करें अपने थॉट प्रोसेस से, क्योंकि एज अ बैटर पाकिस्तान को बाबर आजम की कमी महसूस हो रही है, क्योंकि वो जिस तरह आपने कहा कि वो बड़े रन्स नहीं कर सके हैं, और वो 50 जो उन्होंने 2-3 50 के उसको कन्वर्ट नहीं कर सके, और मोर इम्पोर्टेंटली पाकिस्तान को जिताने की सूरत में नहीं ला सके अभी तक। तो कहीं ना कहीं बाबर पे रन्स ड्यू, और अगर बाबर रन कर लें और बड़े रन कर लें तो ऊपर से अब्दुल्ला और फ़खर जिस फॉर्म में हैं, नीचे से बाबर, सऊद मेरे हिसाब से एक बहुत इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, वो जिस तरह से फॉर्म में है, तो बाबर और कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर के साथ आपको लगता है कि जब काफ़ी टाइम तक उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आती तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ परफॉर्मेंस इज ड्यू। और कहीं कल का मैच, क्योंकि पाकिस्तान का पास्ट रिकॉर्ड अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन द रीसेंट पास्ट इज ऑल्सो बिन वेरी गुड, और बाबर ने ही उनके खिलाफ 100 भी किए हैं अभी हाल में, अगर मार्च में जब चले जाए न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा किया था। तो आई थिंक बाबर के ऊपर प्रेशर ज़रूर होगा, बट आई थिंक क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ अगर वो बैटिंग करने आए, क्योंकि पाकिस्तान को जरूरत पड़ेगी उनके रन्स की कल। बिल्कुल। और अगर बॉलिंग की तरफ हम चले उरूज, तो वहां पर एक पॉजिटिव साइन तो शाहिद आफरीदी हैं, शाहीन आफरीदी, जिस हिसाब से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस लय में वो नजर आ रहे हैं, लाजवाब, काबिल तारीफ। लेकिन ठीक उसी वक्त एक और गेंदबाज जिस अंदाज में गेंदबाजी कर रहा है, वसीम जूनियर, उन्होंने भी काफी अभी तक प्रभावित किया है। तो ये जो दोनों जोड़ी है, शाहीन अफरीदी और वसीम जूनियर की, ये कहीं ना कहीं हारिस रऊफ पर से भी थोड़ा प्रेशर कम कर रही है। जो शुरू में हम देख रहे थे हारिस रऊफ को, वो हारिस रऊफ पिछले मैच में कम से कम नजर नहीं आए। क्या इसकी वजह अफरीदी और वसीम की ये पार्टनरशिप है, उरूज? बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि ये वसीम की और शाहीन शाह अफरीदी की पार्टनरशिप ज़रूर है, बट मेरे हिसाब से उससे थोड़ा सा और पहले चले जाएं, चूँकि शाहीन शाह अफरीदी उस तरह से नए बॉल में पावर प्ले में असर नहीं डाल पा रहे थे, और चूँकि नसीम शाह उनको नॉर्मली दूसरे एंड से सपोर्ट देते थे, वो कंसिस्टेंट लाइन होल्ड करने का, प्रेशर डालने का, और शाहीन का बॉल स्विंग हो रहा था होता है जो वो इस वर्ल्ड कप में नहीं नज़र आया। तो चूँकि शुरू में शाहीन उस तरह से विकेटें नहीं ले पा रहे थे, पाकिस्तान उस तरह से दूसरे बैटर्स सामने वाली टीम पे प्रेशर नहीं डाल पा रहा था, उस वजह से हारिस रऊफ को जल्दी बाबर को लाना पड़ रहा था, और हारिस पे उस तरह से मिडिल ओवर्स का प्रेशर था। बिकॉज आई थिंक पिछले मैच में इस तरह से शाहीन ने अपनी लेंथ पीछे पुल बैक की, कंसिस्टेंटली ऑफ स्टंप के साथ रखा ताकि वो प्रेशर अप्लाई कर सकें, उस वजह से भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हारिस रऊफ पे कम प्रेशर भी था। और वसीम जूनियर ने बीच में और ख़ास तौर पे जिस तरह से रिवर्स स्विंग करके आखिरी के ओवर डाले, और उसमें भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि विकेटों में रख के फिनिश के जब बोल्ड और एलबीडब्ल्यू का चांस ज़्यादा होता है, तो वो जो एक पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन, जिस पे से खास तौर पे एशिया कप में जाते हुए बात हो रही थी कि पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है, वो अब वापस से एक ऑब्वियसली वसीम जूनियर की शक्ल में नई सूरत इख्तियार कर रहा है। एंड आई थिंक वही रीज़न था कि बांग्लादेश को इतना क्लिनिकली पाकिस्तान हरा सका, क्योंकि उनको कम टोटल पे रिस्ट्रिक्ट करना ही पाकिस्तान की जीत थी, क्योंकि 204 का टारगेट आप एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर पाकिस्तान चेस कर ले। और दूसरी तरफ अगर न्यूजीलैंड की बात करें उरूज, तो वहां पर ये टीम इंजरी से काफी ज्यादा जूझ रही है। विलियमसन पहले ही बाहर हो चुके थे, लॉकी फर्ग्यूसन इंजर्ड है, मैट हेनरी अब टूर्नामेंट से रूल्ड आउट हो गए हैं, काइल जेमिसन उनकी जगह आए हैं, जिमी नेशम की भी चोट पर अभी तक अपडेट नहीं है, जो पिछले मैच में उनको कलाई में चोट लगी थी। तो क्या इसका भी थोड़ा सा असर पाकिस्तान पर हो सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड कौन सी 11 उतारेगी, क्या उनकी बेस्ट 11 होगी, ये अभी तक कुछ डाउट है, कंफर्म नहीं है।
तो क्या ये चीजें भी पाकिस्तान के फेवर में जाती हैं? लेकिन साथ ही साथ ये भी कि अफगानिस्तान ने अपना पिछला मुकाबला जीत लिया, तो वो थोड़ा सा एक हैम्पर भी कर रहा होगा उरुज। देखिए, जो दूसरी टीम ने क्या किया और क्या नहीं किया और वो कौन से पॉइंट्स पे हैं, उसको तो लेके आई थिंक पाकिस्तान को सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी पाकिस्तान जीतेगा तो ये सारी कॉन्वर्सेशन रेलिवेंट रहेगी। जहां तक आपने बात की पाकिस्तान न्यूजीलैंड की, दोनों का बड़ा ही कहते हैं ना एक्सट्रीम एंड्स पे ग्राफ चल रहा है कि न्यूजीलैंड टूर्नामेंट में दाखिल हुआ और बड़ी ज़बरदस्त शुरू में मैच जीते गया, और अब जो पिछले 3 मैच ऑन अ ट्रॉट हारा है, तो इट ऑलमोस्ट लुक्स है कि न्यूजीलैंड पीक ज़्यादा जल्दी कर गया था, और अब उनकी फॉर्म खास तौर पे इंजरीज की वजह से कहीं तो उनके 11 भी शायद पूरे नहीं हो रहे थे, तो वो कह सकते हैं कि एक वो उनका डिक्लाइन जैसे आ रहा है, ना सिर्फ बॉलिंग में बैटिंग में भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 388 रन खाना और फिर इंडिया के खिलाफ बहुत जल्द आउट हो जाना, तो वो कहीं ना कहीं उनको दोनों शोबों में ऑफ लेट जो है मुश्किल आ रही है। पाकिस्तान को आप दूसरी तरफ देख लें तो पाकिस्तान का कह सकते हैं कि आप जो पिछले 4 मैच लगातार पाकिस्तान हारा, और अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक बेहतर गेम खेला, बनिस्बत जीते नहीं बट बेहतर गेम खेला, बांग्लादेश के खिलाफ कन्विंसिंग जीता, तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान इज स्पीकिंग प्रोबेबली एट द राइट टाइम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस गेम, नॉट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टूर्नामेंट, बट इस गेम की इंपॉर्टेंस पे। तो बट मेरे हिसाब से फिर भी पाकिस्तान की बैटिंग वर्सेस न्यूजीलैंड की बॉलिंग होगी, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग उस तरह से क्लिक नहीं कर रही है इन बिग रन्स, और न्यूजीलैंड की बॉलिंग इस वक्त ज़्यादा डेंटेड है बनिस्बत देयर बैटिंग इन टर्म्स ऑफ इंजरीज, क्योंकि न्यूजीलैंड की बैटिंग अभी भी काफ़ी तगड़ी है। अगर कॉनवे यंग की बात करें, रचिन रविंद्र हैज़ बिन फिनोमिनल इन दिस टूर्नामेंट, फिर लेथम, डैरिल मिचेल, ग्लेन, तो काफ़ी तगड़ी बैटिंग अभी भी है, और इसी तरह से पाकिस्तान की बॉलिंग ज़्यादा तगड़ी नज़र आ रही है इस वक्त, चूँकि उनके फास्ट बॉलर्स फॉर्म में है। तो मेरे हिसाब से जो पाकिस्तान की बैटिंग में और न्यूजीलैंड की बॉलिंग में जो ज़्यादा कहते हैं ना बेहतर कर सकेगा, उसको प्रॉबली एज होगा। तो इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन कल न्यूजीलैंड खासतौर पे कौन से 11 खिलाती है। बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा और जिसमें कोई शक नहीं है, और यही चाहेंगे, यही उम्मीद होगी कि भाई अगर पाकिस्तान ये मुकाबला जीतती है तो उनकी उम्मीदें तो जिंदा रहेंगी ही, साथ ही साथ ये टूर्नामेंट भी वाइड ओपन रहेगा। नहीं तो फिर जो टूर्नामेंट का मजा है वो थोड़ा जरूर कम हो सकता है। अफगानिस्तान ने भी जीत के साथ टूर्नामेंट में एक फायर जरूर लगा दी है। उरूज, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो सही मामले में भाई ये वाला जो मुकाबला है ना, ये जो जीतेगा, या फिर यूं कहें कि ये दोनों मुकाबले डबल हेडर के सैटरडे के, ये तय करेंगे अगले 4 टीमों के भविष्य जो सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। 3, एक तो पहुंच ही चुकी है, दूसरी भी ऑलमोस्ट इन है, तो कम से कम 2 टीमों का भविष्य तय जरूर हो जाएगा। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी।